स्वागत है आप सभी लोगों का अब हमारे YouTube चैनल पर। और जो आज हम टॉपिक चुनने वाले हैं तो क्लास 12th का है, मैथमेटिक्स का है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग ध्यान से पढ़ें और आई होप मैं प्रयास करूंगा कि आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। और इसको पढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक विशेष सूचना ये है कि अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा हो, ऑलरेडी आपने पढ़ा हो डिफरेंशिएशन, तो आप इसको पढ़ें। अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। या फिर अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, हल्का फुल्का पढ़े हैं और आप कंफर्टेबल हैं कि हाँ मैं एडजस्टमेंट कर लूंगा, तो मैं आपका स्वागत है, आप पढ़ें। और मैं प्रयास भी करूंगा कि आपको जो डिफरेंशिएशन के कुछ टॉपिक्स हैं वो जो यहाँ पे आवश्यकता होगी हमारी, हम आपको वहाँ पे क्लियर करते हुए चलेंगे। लेकिन आप बेहद जरूरी काम ये करके आए कि डिफरेंशिएशन सबसे पहले पढ़ के आए, फिर ये वीडियो देखना स्टार्ट करें, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं तो मेरी बात आप तक पहुंचेगी नहीं और आपकी बात फिर आपको कुछ दूसरा ही महसूस होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं सर, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे से टॉपिक की, जिसको हम कहते हैं समाकलन, या फिर कह सकते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीग्रेशन। करेंगे क्या, प्रयास करेंगे आप बाईलैंग्वेज रहे कि अंग्रेजी और हिंदी हम दोनों में आप लोगों को समझाते रहें, तो समझ अच्छे से समझ में आएगा। समाकलन इंटीग्रेशन जो है क्लास 12th में है और बहुत सारे टॉपिक्स में, इंजीनियरिंग में भी होता है, बहुत सारी चीजों में होता है। तो शुरुआत करते हैं, आप अपना ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार समाकलन है क्या। तो जो समाकलन पढ़ने से पहले हम इसके थोड़ा सा ब्रीफ में आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि एक्चुअल में अवकलन क्या होता है। अवकलन जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, आप लोगों ने अगर आपने पढ़ा होगा तो आप फिर आगे यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। अवकलन जो होता है, जाहिर सी बात है अगर कोई चीज है तो उसका खोज क्यों किया गया, क्या आवश्यकता है हमें अवकलन पढ़ने की। तो अवकलन क्या होता था कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई वक्र आ गया जिसको बोलते हैं कर्व, अंग्रेजी में बोलते हैं कर्व। हमने मान लिया कोई फंक्शन है जिसका कर्व हम इस टाइप का बना रहे हैं। अब या इस पर ऐसे न बना करके हम थोड़ा ऐसे बना देते हैं। इस फंक्शन का कोई भी फंक्शन है XYZ, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन बना दिया समझाने के लिए कि यहाँ पर उसका वक्र जो है, उसका जो कर्व बना है वो इस टाइप का बन गया। अब इस पर हम टेंजेंट खींच रहे हैं। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्शी रेखा। अगर इस पर हम स्पर्श रेखा खींचे, स्पर्श रेखा इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट। अगर इस पर हम टेंजेंट खींच रहे हैं तो मैथमेटिशियन को आवश्यकता थी कि इसकी स्लोप कितनी होगी। स्लोप का मतलब इसको हिंदी में बोल देंगे कि ढाल, या फिर मैथ्स में भाषा में इसका ऐसे भी यूज किया जाता है हिंदी वाली किताबों में, प्रवणता। इसकी ढाल या अंग्रेजी में कहते हैं स्लोप, इसकी प्रवणता कितनी है, इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास में ये डिफरेंशिएशन का बहुत ही जरूरी काम था और उसके लिए इसको खोजा गया। मेरा बात समझ में आ रहा होगा, क्लियर पॉइंट है कि जो कोई कर्व है, कर्व का जो स्पर्श रेखा यानी कि कोई अगर टेंजेंट खींचा जाए तो उसकी स्लोप कितनी होगी, उसकी ढाल कितनी होगी, उसकी प्रवणता कितनी होगी, उसे ज्ञात करने के लिए आप लोगों को अवकलन पढ़ाया जाता है। और बहुत सारे इसके बाद में बहुत सारी चीजों में अवकलन का उपयोग होने लगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्लोप ही ज्ञात किया जा सकता है, बहुत सारी चीजों में, इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीजों में बहुत स्कोप है डिफरेंशिएशन का और बहुत ही ज्यादा उपयोग में आती है। इसके बाद में क्या करते हैं, ये डिफरेंशिएशन तो आपको समझ में आया होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी है कि डिफरेंशिएशन जैसे dy/dx, या इसी को हम ऐसे लिख देते हैं कि f(x), इसके ऊपर एक डैश लगाते हैं। f'(x) का मतलब क्या पढ़ते हैं, dy/dx कह दें, या यहाँ पर आप लोगों ने अगर डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो ये समझ में आता होगा कि f'(x) का मतलब एक बार अवकलन किया गया dy/dx, मतलब y कोई फंक्शन है जिसको x के रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष अवकलन किया गया है। तो अब हमें आप बताने का ये जो पर्पस था कि ये अवकलन है क्या चीज, अवकलन से क्या सर्च किया गया। इसके बाद में जो हमारे बाद में जो टॉपिक आता है, इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि dy/dx या dy/dx। अब क्या करते हैं, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि ये समाकलन क्या है। तो जब समाकलन क्या होता है,
समाकलन का जो सामान्य सा अर्थ होता है, समाकलन का अर्थ सामान्य सा होता है, इसका होता है जोड़। सामान्य सा अर्थ क्या होगा? जोड़। जोड़ समीशन, छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं कि ये समाकलन कर रहे हैं। समाकलन में इसका जो सम होता है, अगर हम इस सम में यस, जो पहला लेटर है यस को थोड़ा सा खींच लो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, खींच लो, तो क्या बनेगा? ये ऐसे बन जाता है। इसको हम कहते हैं कि ये समाकलन का चिन्ह होता है। क्या होता है? समाकलन का चिन्ह। अब इसको इतने पे हम रोक के एक चीज और आपको समझाना चाहते हैं कि हमारे पास में मैथ में जो पढ़ते हैं, कैलकुलस पढ़ते हैं। कैलकुलस क्या होता है? कैलकुलस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, जो कि आप पढ़ के आए हैं, और इंटीग्रेशन जो आप पढ़ना चाह रहे हैं। अब इंटीग्रेशन पढ़ने स्टार्ट करें तो कैलकुलस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन अब हम पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन आप पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे फिर आ जाते हैं। यस को अगर खींच के बढ़ा दिया जाए तो इसको हम कह रहे हैं कि ये क्या है? साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि समाकलन का चिन्ह। ये समाकलन का चिन्ह होता है। अब किसे कहेंगे समाकलन? समाकलन है क्या, इंटीग्रेशन है क्या? सबसे मेन बात तो यही होगा कि समाकलन किसे कहेंगे। तो समाकलन की आवश्यकता क्या है? तो लोगों को, जैसे डिफरेंशिएशन हमने बताया कि वहां पे कर्व का स्लोप निकालने के लिए यूज किया गया, लेकिन अब समाकलन की आवश्यकता हमें क्या पड़ी? जैसे अगर आपको समझाने का हम प्रयास करें तो आप देखते होंगे, एक टाइप रेक्टेंगल है, आयत जिसे कहते हैं, वर्ग है, स्क्वायर है। इन सबका एरिया निकालने में बहुत ही चुटकियों में काम होता है। कैसे? लेंथ इंटू ब्रीथ, साइड इंटू साइड, लंबाई गुणे चौड़ाई, भुजा गुणे भुजा, एरिया निकाला है। ट्राइंगल का निकाल सकते हैं, किसी का भी, जैसे सर्कल का, इन सारी चीजों का एरिया निकालना होता है, बड़ा आसान होता है। लेकिन अगर हमारे पास में अगर किसी फंक्शन द्वारा, मान लीजिए कोई फंक्शन है और उसका कर्व द्वारा बाउंडेड रीजन है। कर्व द्वारा बाउंडेड रीजन मतलब होगा कि कोई अगर वक्र है और वक्र द्वारा घेरा क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके एरिया को निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन की आवश्यकता पड़ती है। इस ऐसे थोड़ा ट्रिकी एरिया जैसे बने हो, उनके लिए हमें इंटीग्रेशन की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें सबसे पहला जो मेन रीजन था इंटीग्रेशन के सर्च के लिए, इंटीग्रेशन बनाने के लिए, सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट रोल था इन्हीं का था कि किसी फंक्शन के वक्र द्वारा जो बाउंडेड रीजन होगा उसका एरिया कैसे निकाला जाएगा। उसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें समाकलन की आवश्यकता होती है। अब क्या करते हैं, कहते किसे है समाकलन? तो समाकलन क्या होता है कि किसी फलन का हम लिख देते हैं, किसी फलन के अवकलन करने के व्युत्क्रम, अंग्रेजी में बोलते हैं इनवर्स संक्रिया को समाकलन कहते हैं। किसी फलन के अवकलन करने के व्युत्क्रम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। अब सबसे ज्यादा ये थोड़ा नहीं समझ में आता होगा, डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, फिर ऐसे क्या करेंगे। इसको समझने के लिए सीधा सीधा मतलब ये समझिए आप कि मान लीजिए अगर हम किसी चीज का अवकलन कर रहे हैं, कोई भी दे दिया जाए हमें, जैसे अगर हमें कर रहे हैं, हमारे पास में एक फंक्शन आ गया y बराबर x² + 5x + 6, ये हमारे पास में एक फंक्शन है। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन। तो अगर x के रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष अवकलन कर दें, अवकलन करने पर तो क्या होगा कि यहाँ हो जाएगा dy/dx, 2 आगे आएगा, 2x + 5 × x का 1 हो जाएगा, प्लस में 6 का 0। डिफरेंशिएशन पढ़ के आए होंगे, जब ये मान के चल रहे हैं। 2x + 5 = 0, ये हो जाएगा 2x + 5। अब इस डिफरेंशिएशन
जो मिला हमें इसका उल्टा, अब डिफरेंशिएशन से हमें वो फंक्शन फाइंड करना जिसका ये डिफरेंशिएशन है, उसको कहते हैं समाकलन ज्ञात करना। क्या कहते हैं? समाकलन ज्ञात करना। फिर से समझिए, अब इसको मिटा देते हैं। जैसे अगर हमारे पास में कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए dy/dx, और वो क्या लिखा है 3x² + 5, मान लीजिए लिखा हुआ है 3x² + 5। अब हमारे पास में सिर्फ डिफरेंशिएशन पता है, ये किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, माने कि कहाँ से मिला है, क्या का अवकलन करें तब यही मिले। बात समझ में आवा? क्या का अवकलन कई दिन तब यह आवा। तो इसलिए किस फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, उस फंक्शन को, उस फलन को ज्ञात करने को क्या कहेंगे, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं इंटीग्रेशन। क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन। बात समझ में आया होगा। और इसको जो बोलेंगे, इसका जो फंक्शन होगा, वो जो बनेगा, जो हमारा इंटीग्रेशन आएगा, उसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। क्या कहते हैं? एंटी डेरिवेटिव्स। आई होप इतना समझ में आया होगा कि dy/dx बराबर 3x² + 5, ये किसी का अवकलन दिया गया है, किस फंक्शन का अवकलन है उसको ज्ञात करने को क्या कहेंगे कि हम एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, जो मिलेगा उसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, और इस पूरे प्रोसेस को क्या कह देते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। समझ में आया होगा। और इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जब हम किसी चीज का इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो हमारे पास में एक चीज बन के आता है कि मान लीजिए हमारे पास में sin x है और sin x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमें मिल गया cos x। सिंपल सी बात है कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। लेकिन अब इसी का अगर इंटीग्रेशन, यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा sin x, और जो डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। लेकिन अब इसका रिवर्स करें, उल्टा करें, तब क्या होता है कि cos x का जब डिफरेंशिएशन करें, इंटीग्रेशन करते हैं, cos x का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें मिल जाता है sin x। आई होप समझ में आ रहा होगा कि cos x का जब इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो हमें मिल जाता है sin x। लेकिन एक चीज और थोड़ी सी इसमें खड़कती है कि ये क्या चीज है। जैसे मान लीजिए इसको हम ऐसे मिटा दे, हमारे पास में भी समझाया हम कि sin x का अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमारे पास में आ रहा है cos x। लेकिन अगर अब आपसे हम कहें कि sin x + 1 का डिफरेंशिएशन करिए जरा, sin x + 1 का डिफरेंशिएशन आप पॉज करके कर सकते हैं। sin x का +1 का डिफरेंशिएशन करें तो क्या मिलेगा, अगेन sin x का डिफरेंशिएशन cos x मिल जाएगा आपको। या फिर ऐसे पूरा प्रोसेस कर देते हैं, d/dx sin x + d/dx 1। अब यहाँ पे साइन का तो मिल जाएगा आपको cos x, लेकिन यहाँ पर जो 1 कांस्टेंट है इसका 0। अब यहाँ पर 1 ना करके आप 2 करके देखिए, 3 करके देखिए, 4 करके देखिए। हम मान रहे हैं कि sin x + 100 कर दे रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे d/dx, यहाँ क्या मिलेगा, साइन का मिलेगा आपको cos x, और अगेन 100 का क्या मिल जाएगा, 0। बात समझ में आया। तो अब इस साइन का, इस cos का, मान लीजिए एंटी डेरिवेटिव हमें मिल गया cos x। अब इस cos का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, sin x। cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, sin x मिलेगा। यहाँ पे dx लिख देते हैं, अभी बाद में समझा देंगे क्या है। cos x जो होता है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा sin x। अब चाहे इस वाले का करें तो भी cos x डिफरेंशिएशन आ रहा है, चाहे इसका करें तो भी cos x डिफरेंशिएशन आ रहा है। अब इसका रिवर्स यानी कि जब एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, मतलब जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या होगा कि आपको फिर मिलेगा क्या, जब sin x मिलेगा। लेकिन इन सभी के साथ में एक कांस्टेंट होना चाहिए, जैसे प्लस में यहाँ पे हम जोड़ के रखते हैं c, sin x + c, जहां पे c क्या होगा, कांस्टेंट होता है। c क्या होगा, कांस्टेंट होता है। sin x + 1 में या sin x + 100 है, sin x + कांस्टेंट c के जगह कुछ भी लिखा हो, आपको जब आप एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं, मतलब आप समाकलन निकालते हैं, तो आपको कोई फंक्शन नहीं मिलता है, फैमिली ऑफ फंक्शन मिलती है। सुनिएगा जब ध्यान से, जब आप एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं तो आपको एक फंक्शन नहीं मिलता, फैमिली ऑफ फंक्शन मिलता है। और वहां पे इसलिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं
कांस्टेंट सी जोड़ के रखते हैं। अब आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। फिर से समझ लीजिए कि समाकलन क्या होता है कि किसी डेरिवेटिव को, जो डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस है, उसके इनवर्स प्रोसेस को क्या बोलते हैं, समाकलन कहते हैं। और यहाँ पे अगर उसका जो बना के निकालते हैं समाकलन के बाद में जो मिलता है उसको बोल देते हैं एंटी डेरिवेटिव। पूरे प्रोसेस को इंटीग्रेशन कह देते हैं। और यहाँ पे sin x प्लस 1 या फिर sin x प्लस 100 इन सभी का अगर हमें मान लीजिए अवकलन निकालें तो मिलेगा cos x, लेकिन इसका उल्टा प्रोसेस करेंगे तो हमें sin x नहीं मिलेगा, उसका पूरा का पूरा फैमिली मिलेगा। अब इतना समझ में आओगा तो इसके आगे समझिए। जो पूरा का पूरा समाकलन है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो होता है कि एंटी डेरिवेटिव वाला पार्ट, एंटी डेरिवेटिव जो जिसमें करते हैं, और दूसरा होता है एरिया बाउंडेड बाय कर्व। जो एंटी डेरिवेटिव होता है और जो एरिया बाउंडेड बाय कर्व होता है, इन दोनों को हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और इसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। इसको कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। हिंदी में कहेंगे अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, और इसको बोलते हैं निश्चित समाकलन। एंटी डेरिवेटिव को हम कह देते हैं इंडेफिनिट अनिश्चित समाकलन, और जो एरिया बाउंडेड बाय कर्व निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं निश्चित समाकलन। क्या करते हैं कि एरिया बाउंडेड बाय कर्व और इन दोनों में थोड़ा सा रिलेशन या यूं कहें कि फंडामेंटल थ्योरी होती है, क्योंकि इससे इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एरिया बाउंडेड बाय कर्व में आपको कुछ लिमिट्स दी गई होती है, उसके अंडर में आपको इंटीग्रेशन करना होता है, और ये बगैर लिमिट का होता है। तो अब ये वाला प्रोसेस हम मिटा के अब फिर हम आप लोगों को एक नए सिरे पर जोड़ना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये फार्मूला टेबल हम बनाना चाहते हैं। फार्मूला, चूंकि बगैर फार्मूले के, बगैर किसी चीज के कुछ समझ में नहीं आने वाला है मैथ से। इसमें दो चीज बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। एक तो फार्मूला और दूसरा साइन, जो चिन्ह होते हैं वो समझिएगा। अगर ये लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको समझ लीजिए इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब क्या होगा कि कोई फंक्शन है एफ एक्स जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, किसी भी फलन का एक्स के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। डिफरेंशियल या बोलते हैं, सॉरी डिफरेंशियल नहीं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, माने कि एक्स के सापेक्ष किसी फलन का समाकलन किया जा रहा है। अब इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं समाकल, और ये साइन होता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये डीएक्स हमें, डीएक्स में एक्स जो है वो हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसके रेस्पेक्ट में समाकलन कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब समझते हैं कि इसके कुछ मेजर फार्मूले हैं, और वो फार्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में। जैसे अगर आप देखें तो जो पहला, अब इसीलिए पहले से हमने यहाँ पे अवकलन के लिए कुछ फार्मूलों की टेबल बना के रखा है। आप लोगों को ये जरा ध्यान से देखिए, आप लोग इसको पढ़ के आए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, फार्मूला बनाना स्टार्ट करते हैं। फार्मूला कैसे बनाते हैं, एक एक करके हम लिखा दे रहे हैं। फार्मूला आपके बुक में भी होगा, और शायद अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जानते भी होंगे। जैसे अगर हमें निकालना है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मान लीजिए यहाँ पे x के पावर n है, इंटीग्रेशन x के पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करते हैं कि ये इसका फार्मूला होता है कि x के पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 और प्लस में c। इसके पहले आपने पढ़ा होगा कि डी बाई डी एक्स के पावर n, n क्या होता है, आगे जाता है, और n उसमें एक घट जाता है, वो होता था अवकलन में। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन है x के पावर n, तो इसके पावर में एक जुड़ेगा और बटे में पावर सहित एक जो घट जाता है। ये और दोनों ये एक दूसरे से सिमिलर है, इसको हम अच्छे से प्रोसेस से अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं, दोनों सेम है, कोई विशेष कंडीशन नहीं है इसमें। अब दूसरा जो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, तो जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो होता है log x प्लस c। सभी में कांस्टेंट जुड़ता रहेगा, क्योंकि आपको भी हम समझा चुके हैं क्यों जुड़ता है।
1/x log x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा log x प्लस सी। इसी प्रकार से इंटीग्रेशन e की पावर x dx ये हो जाएगा e की पावर x प्लस सी। डिफरेंशिएशन जो निकालते हैं dy dx ऑफ e की पावर x वो होता है e की पावर x। इसका दूसरा जो पोर्शन अगर हम इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना चाहें, मतलब समाकलन निकालना चाहें, तो e की पावर x dx बराबर मतलब क्या हो जाएगा e की पावर x प्लस सी। सेम इसी प्रकार से साइन x का निकालेंगे तो ये मिलता है हमें cos x। आप सर जी गलत कर गए, नहीं, साइन x का इंटीग्रेशन जो होता है वो मिलता है आपको cos x, और जो cos x का इंटीग्रेशन होता है वो मिलता है sin x। अब बोलो सर जी क्यों? क्योंकि dy dx sin x क्या होता है cos x, और dy dx cos x जो होता है sin x। अब माइनस साइन होता है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है और साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है। उसका जब उल्टा निकालेंगे sin x का निकालेंगे तो माइनस cos x, और cos x का निकालेंगे तो sin x होता है। सेम इसी प्रकार से जो हमारे पास में डिफरेंशिएशन मिलेगा tan x का जब निकालेंगे तो वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ tan x ये होता है, सॉरी tan x का अभी आप यहाँ ना जाने, tan x का यहाँ पे थोड़ा इसके लिए कुछ अलग से प्रोसेस करते हैं, आपको यहाँ पे समझ में भी नहीं आएगा, तो इसलिए हम ये वाला चीज आपको हम छोड़ के बता रहे हैं। tan x sin x cos x का निकाल लीजिए, और हमारे पास में होता है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, ये मिलेगा आपको tan x। अब ये मत समझना कि सर जी ने बताया क्यों नहीं, क्योंकि ये जो tan x का डिफरेंशिएशन होता है वो थोड़ा अलग से निकालने का प्रोसेस होता है, वो आपको हम बाद में बता देंगे। ये इतने कुछ मेजर फार्मूले बहुत से हैं, आप लोग क्या करें बुक में देख लीजिएगा, और जहां पे हमें आवश्यकता होगी मैं उन सही रेगुलरिटी के हिसाब से जहां जिस फार्मूले की आवश्यकता होगी वहां पे वो फार्मूला आपको हम बगल में लिख के समझाते रहेंगे। और ये जो फार्मूले का है विशेष महत्व होगा आपको फार्मूले का, फार्मूला याद रखेंगे खट सवाल लगने वाली है। अगर फार्मूला नहीं याद करेंगे तो याद ना करें वो अलग बात है, लेकिन आपको याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बात समझ में आया होगा कि sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा tan x प्लस सी। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, एक दो एग्जाम्पल लेते हैं जो कि सवालों में लगेगा। अब हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन के कुछ एक दो मेजर एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे अगर हम मान रहे हैं कि इंटीग्रेशन x की पावर 4 dx लिखा हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अभी थोड़े इजी एग्जाम्पल ले रहे हैं, बाकी आगे तो हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को समझेंगे। x की पावर 4 dx है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अभी हमने इंटीग्रेशन कराया, फार्मूला लिखा था कि x की पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस सी। तो आपको समझ में आया होगा कि अब क्या करना है। इसमें नहीं समझ में आया तो हमसे समझिए। अगर x के पावर 4 dx है तो यहाँ पर जो x होगा x की पावर में 4 + 1 पावर में 1 जुड़ेगा, और बटे में जो इसके पावर में है वही यहाँ पर नीचे लिखा जाएगा, और प्लस में c ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के पावर 4 1 5 और बटे में 5 प्लस c, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किताब में हमारे लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास में अगला जो क्वेश्चन है t के पावर 3 dt लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन t के पावर 3 dt। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे, t और इसके पावर में यहाँ पे इसके पावर में 3 है, 3 + 1 करेंगे बटे में 3 + 1 और प्लस में c ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा t के पावर 4 और बटे में 4 प्लस में c। ये होगा आपका आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। अब प्रयास करेंगे कि जो अगला वीडियो हमारा होगा वो एक कम से कम 20 से लगभग 10 से 15 सवालों का एक सीरीज हो जो आपको इंटीग्रेशन से, अब क्या हम प्रयास करेंगे कि लो से मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन से लगा करके और हाई लेवल के क्वेश्चन तक जाएं। तो आप इजी टू मॉडरेट टू हार्ड ऐसे करके हम प्रयास करेंगे कि सवाल लगवाएं। अब आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।